चलो भाई, तो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सी और ओ के बीच का क्लीवेज। ठीक है, पहले वाले पॉइंट में हमने क्लीवेज कवर कर लिया था, ओ और एच के बीच का क्लीवेज। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं फिर से वही कि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा के पूछ ले जाते हैं। तो दोनों पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रख के चलना, किस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, दैट इज यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज क्लीवेज बिटवीन सी और ओ। ठीक है, अल्कोहल्स की यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए सी और ओ के बीच का क्लीवेज पे ध्यान देना। सबसे पहले सी और ओ के बीच का क्लीवेज टूटने का रीजन क्या है उसको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले हमने एक बार डिस्कशन क्या किया था कि सी और ओ के बीच का क्लीवेज कब टूटेगा, जब डिग्री आप कम कर देंगे। अगर आपने डिग्री बढ़ा दी तो डिग्री बढ़ाने से क्या होएगा, डिग्री बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक कार्बन के सेंटर की तरफ बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन जो है वहां से टूटेगा। लेकिन अगर ओ और एच का बीच का बॉन्ड तोड़ना चाहते हो तो डिग्री को कम कर दो, डिग्री कम कर दोगे तो फिर क्या होगा, वहां से ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ डायरेक्टली या स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा और स्ट्रांगली बॉन्ड होने की वजह से फिर ओ को एच को जो है रिलीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है कि 3 डिग्री वाले ज्यादा अच्छे माने जाएंगे इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। इसका भी एक ट्रेंड रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन देख रहे हैं, जिस रिएक्शन का नाम है, कुछ यहाँ पे सिंपल रिएक्शंस है कि जब भी अगर किसी भी अल्कोहल को आप, ठीक है, अगर कोई अल्कोहल को रिएक्ट करते हो किस किस के साथ में, तो रिएक्ट्स विद नंबर फर्स्ट। सबसे पहले पॉइंट में अगर आप PCl3 के साथ उसे रिएक्ट करते हो तो क्या फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही बी पॉइंट PCl5 के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही तीसरा पॉइंट, ठीक है, अगर आप इसे HCl के साथ रिएक्शन करो इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो क्या फॉर्मेशन होती है। तो अगर आप किसी भी अल्कोहल को इनसे पास करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अल्कोहल लिया है CH3OH। देखो भाई, तो PCl3 के साथ में जब हम किसी भी अल्कोहल को यहाँ पे रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन क्या होती है कि इस OH की जगह सब्स्टिट्यूट होके एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाता है। लेकिन ये 3 क्लोरीन और ये एक OH है तो आपको मोलिक्यूल भी 3 लेने पड़ेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर टारगेट नहीं करूंगा, पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। तो CH3Cl के 3 मॉलिक्यूल यहाँ से तैयार हो। अब इस पॉइंट पे हमें क्या पता चला कि सी और ओ के बीच का क्लीवेज हुआ तभी तो क्लोरीन यहाँ पे पूरा आके सब्स्टिट्यूट हुआ। तो ये रिएक्शन ये रिप्रेजेंट करती है कि जब कभी भी आप CH3OH या किसी अल्कोहल के कंपाउंड को PCl3 जैसे कंपाउंड की कॉन्टेक्ट में लेके आओगे तो वहां से फॉर्मेशन किस तरह से होगी, समझ आई बात। ऐसे ही अगर आप PCl5 के साथ में रिएक्शन करते हो तो PCl5 के साथ भी अगर कोई भी अल्कोहल आपने लिया, CH3OH अगर कोई भी आपने सब्सटेंस ले लिया, तो अगेन यहां से क्या फॉर्मेशन होगी, फिर से वही CH3Cl। ऐसे ही एक और रिएक्शन है कि इसके इस वाले केस में भी अगर आपने इसको CH3OH के साथ में रिएक्शन कराया तो डायरेक्टली फिर से फॉर्मेशन CH3Cl का होगा। अब देखो HCl और ZnCl2 पेपर में क्वेश्चन आया भी था तुम्हारे, तो इसको ध्यान रखो। क्या है ये, दिस इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। और भाई पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। हो सकता है बेसिक टेस्ट को डायरेक्टली ना पूछा जाए लेकिन इनडायरेक्टली पूछ लिया जाए किसी रिएक्शन को देके। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 1 डिग्री सब्सटेंस होगा तो 1 डिग्री के केस में आप क्या करेंगे, ZnCl2 और HCl को लेंगे और हीट करेंगे। अगर आपने हीट किया तो फिर फॉर्मेशन हो जाएगी प्रोडक्ट की। लेकिन अगर 2 डिग्री होगा तो ZnCl2 और HCl को लेंगे, लेकिन उस टाइम पे हीट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरी फॉर्म में ZnCl2 को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली HCl डालो और फॉर्मेशन आपकी तैयार। तो इसके अंदर भी ध्यान रखो कि क्लीवेज कौन सा हो रहा है। अगेन इसके अंदर क्लीवेज O और H का हो रहा है, यहां पर भी OH का हुआ है एंड यहां पर भी यहाँ OH का हुआ। डिपेंड किस पे कर रहा है, PCl3 पे ना। अब PCl3 एक फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड नाम का जो कंपाउंड है, ये ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है, क्योंकि फॉस्फोरस पे दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन पे दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन्स है। और जब तुम्हें एनवायरमेंट इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा वाला दे दिया तो टूटेगा अब कहां से, O और H का तो टूटने वाला है नहीं, तो C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो मैंने अभी पहले ही बताया था, एक स्टेटमेंट बोली थी कि जिसको जैसा नेचर चाहिए, आपने अगर वो नेचर उसे प्रोवाइड करा दिया तो भैया वो टूटेगा और एक नया बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। क्लियर।
ऐसे ही इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, दैट इज डिहाइड्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है। उसमें आमतौर पे रिएक्शंस को क्या करते हैं, एक तो कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में पूछ लेते हैं कि आपको आधी अधूरी रिएक्शन दी जाएगी, उसे पूरा करना पड़ेगा, या फिर पूरी रिएक्शन दे दी जाएगी, उसमें रिएजेंट्स को अप्लाई करने की बात की जाएगी। ठीक है, तो कौन सा कैसे पॉइंट है उसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो देखो 1 डिग्री वाला जो कंपाउंड है उसके अंदर कंसंट्रेशन जो एसिड की वहां पे यूज की कर रखी है, ठीक है, उसमें एसिड की कंसंट्रेशन वो H2SO4 है, और H2SO4 के अंदर जो टेम्परेचर वहां पे यूज किया हुआ है 443 केल्विन टेम्परेचर यूज किया हुआ है। दूसरे वाले पॉइंट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज 85% है, ठीक है, और 85% वाले में H3PO4 को वहां पे यूज किया हुआ है, लेकिन टेम्परेचर इस बार क्या हुआ, यूज कर दिया, ठीक है, और सॉरी चेंज कर दिया टेम्परेचर को, 440 केल्विन टेम्परेचर है, और तीसरे वाले में जो 3 डिग्री है उसमें 20% की कंसंट्रेशन है, और उसमें H3PO4 फिर से लिया हुआ है, लेकिन टेम्परेचर और भी कम कर दिया गया, दैट इज 358 केल्विन। समझ आ रही है बात, ठीक है, 358 केल्विन टेम्परेचर। अब ध्यान से एक चीज को समझिए, तीनों पॉइंट को मैं एक एक करके डिटेल में समझा रहा हूं। एनसीईआरटी के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है, जायज सी बात है, तो भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पेपर में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसके बेस पर आए हुए हैं। सबसे पहले पॉइंट में क्या हुआ, सबसे पहले पॉइंट में आपने लिया 1 डिग्री सब्सटेंस यानी कि CH3OH, ठीक है, और इसका अगर आपको डिहाइड्रेशन कराना है तो कम से कम आपके पास 2 कार्बन होने चाहिए। आपने इस काम को कराने के लिए ऊपर से H2SO4 डाला, ठीक है, और H2SO4 जो कंसंट्रेशन यहाँ पे रखी जाती है, आमतौर पे ये कंसंट्रेशन जो लेबोरेटरी में यूज की जा रही है उसी के रूप पे होता है, तो हाईली कंसंट्रेटेड होता है, हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4। और जब ये H2SO4 को आप 443 केल्विन टेम्परेचर पे रखते हो तो एक पॉइंट से OH, मतलब एक कार्बन से OH और दूसरे कार्बन से एक H रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन CH2 डबल बॉन्ड CH2 की होती है एंड विद वाटर मॉलिक्यूल। सवाल ये है कि जब आप 2 डिग्री वाले कंपाउंड की तरफ आते हो तो 2 डिग्री के अंदर जो एसिड आप यूज कर रहे हो वो माइल्ड नेचर का एसिड होता है। माइल्ड नेचर का मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है, और जो दूसरे हम एसिड लेते हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे H3PO4 यानी कि हाइड्रो, इसका नाम लिख लेना, फोस्फोरस एसिड कहते हैं उसको, ठीक है, H3PO4। तो अगर यहाँ पे हमने 2 डिग्री सब्सटेंस लिया यानी कि CH3, फिर ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे है आपके पास OH, तो इसको डिहाइड्रेशन करने के लिए, ठीक है, फोस्फोरस एसिड लिया H3PO4, यहाँ पे कंसंट्रेशन भी कितनी रखी गई, 80%, और टेम्परेचर जो पहले वाला टेम्परेचर था उसको भी घटाकर 440 केल्विन पे रखा गया। फिर क्या हुआ, एक पॉइंट से OH और किसी भी एक कार्बन से H, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ इन दोनों के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे एक H है आपके पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मेशन एल्कीन का। बेटे डबल बॉन्ड नहीं होगा जब ये OH जाएगा, इसका मैकेनिज्म अभी पढ़ेंगे हम डिटेल में, टेंशन ना लो। जब ये यहाँ पे से रिलीज होगा तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इनके बीच में आपस में रिलेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर 3 डिग्री की बात की जाए तो 3 डिग्री के केस में कंसंट्रेशन और भी कम कर दी गई, कुछ इस तरह से कंपाउंड को लिखा हुआ है, ठीक है, 3 डिग्री हो गया, और इस पर आपने फिर से फॉस्फोरस एसिड डाला, लेकिन कंसंट्रेशन वाज कितना था, 20% नियरली, ठीक है, तो 20% का कंसंट्रेशन इस पे रखा गया, और 20% के कंसंट्रेशन के अंदर टेम्परेचर को घटाकर 358 केल्विन टेम्परेचर किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे 443 है, यहाँ पे 440 है, ठीक है, और वहां पे 358 केल्विन टेम्परेचर है। और यहाँ से एल्कीन की फॉर्मेशन कैसे होगी कि आप इस कार्बन से OH को हटाएंगे, और इस कार्बन के अलावा जो बीटा कार्बन है ये इनमें से किसी भी एक से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, जैसे हम यहाँ से कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड जिसका हाइड्रोजन जाएगा उसके बीच में आएगा, तो ये आ जाएगा CH3 ऐसा ही, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड CH2, और इसके बाद ये आपके पास CH3 एंड विद H2O मॉलिक्यूल। समझ आया,
सवाल क्या है, अब इसमें थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछ ले देंगे किस तरह से कि डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म समझा दो। तो मैकेनिज्म के अंदर क्या है, हमने पीछे ना एक बार डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म पढ़ा, उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप प्रोटोनेशन, दूसरा मैं कौन सा मैकेनिज्म पूछ रहा हूँ, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन क्या है, रिमूवल का मतलब हाइड्रो, डी का मतलब रिमूव, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब Cl Br और I। कौन सा वाला मैकेनिज्म अभी है, सैडजेफ का रूल। पढ़ नहीं रहे हो ना, मैं तो पढ़ रहा हूँ भाई, है ना तो मुझे तो याद रहेगा। सैडजेफ के रूल में मैंने समझाया था आपको कि वहां पे भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही थी, वहां पे आप अल्कोहलिक KOH का यूज कर रहे थे, यहाँ पे एलिमिनेशन करने के लिए आप कंसंट्रेशन ऑफ H2SO यूज कर रहे हो या डिफरेंट एसिड्स यूज कर रहे हो। उसमें हमने 3 स्टेप में क्या क्या करा था मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अल्कोहलिक KOH जो है वो क्या करता है, डिटैच कराता है जो भी आपके पास में Cl ग्रुप होता है। डिटैच करने के बाद में फिर जो दूसरा बीटा कार्बन होता है वो अपना हाइड्रोजन रिमूव करता है, और हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका, वो दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, और फिर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव जो भी आपने लिया है वो आपस में जुड़ के HBr हो जाता है। लेकिन यहाँ वाला मैकेनिज्म थोड़ा सा सिस्टमेटिक मैनर में करना पड़ेगा, इसके 3 स्टेप आपको मिलेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा जिसका नाम होगा प्रोटोनेशन, दूसरे वाले स्टेप का नाम होगा रिमूवल ऑफ वाटर H2O मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन जो स्टेप है हमारा मेन, और तीसरा इसके बाद जो स्टेप होगा दैट इज नोन एज डीप्रोटोनेशन। तो पहले वाला प्रोटोनेशन, दूसरा डिहाइड्रेशन और तीसरा डीप्रोटोनेशन, तीनों स्टेप को मेंशन करना बहुत जरूरी। तो फिर से मैं आपको एक ही स्टेप में पूरा समझाऊंगा, ये बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो देखो ध्यान से, डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं डिहाइड्रेशन में, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास में कोई भी 2 कार्बन वाला, एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए भाई किसी भी रिमूवल को करने के लिए। ये OH है, बाकी 2 कार्बन आपके सॉरी 2 हाइड्रोजन आपके पास ये है, और ऑक्सीजन के साथ ये H यहाँ पे अटैच है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप किसी भी एसिड के मॉलिक्यूल को उसके पास लेके जाओगे, तो ये H पॉजिटिव जो होगा ये रखे लोन पेयर ऑक्सीजन के पास डायरेक्टली क्या करेंगे, इस H पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इसके साथ वो एक बॉन्डिंग बनाते हैं, और बॉन्डिंग बना के वो खुद को भी एक तरीके से हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ से हो गया HH और सिंगल बॉन्ड OH, और इसने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्डिंग की है, तो ये आ गया आपके पास H नया वाला, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर। पॉजिटिव कैसे आया ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसके पास पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसने गेन कर लिया तो उसका न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है ऑलरेडी। समझ आया कि वाला स्टेप कैसे कवर हो रहा है। इसी स्टेप में आप देख रहे हो कि H पॉजिटिव जुड़ रहा है, दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज नोन एज प्रोटोनेशन स्टेप। तो ये पहले वाला स्टेप हमारा यहाँ पे कवर हुआ जिसका नाम है प्रोटोनेशन। अब दूसरे स्टेप में हमें कवर क्या करना है कि H2O पार्टिकल्स को रिमूव करना है। H2O को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे देखा कि इसकी इनस्टेबिलिटी बढ़ गई, मतलब ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो इसको स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है कि जब O मतलब O के पास 2 H आ गए हैं इसके पास, तो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन से डिटैच करके और ये अलग हो जाता है, और अलग होके कैसा दिखता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन के पास 2 H है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और प्लस H2O ये मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। इस स्टेप में आप देख रहे हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुआ, दैट्स व्हाई दिस इज अ सेकंड स्टेप एंड इट इज आल्सो नोन एज बाय डिहाइड्रेशन स्टेप, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन स्टेप यहां हुआ, ये डिहाइड्रेशन दूसरा स्टेप कवर हुआ। अब तीसरे स्टेप में क्या करना होगा, यही वाला जो कार्बन के पास बाकी 3 हाइड्रोजन अटैच है, ये कार्बन के पास जो 3 हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन उससे खींचता है, और इस कार्बन से हाइड्रोजन भी डिटैच होगा, और डिटैच होने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे C के साथ H H ये आएगा, और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा सिंगल बॉन्ड,
ये कार्बन के पास 2 H है, लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां से एक H पॉजिटिव भी रिमूव हुआ है। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्डिंग बना लेंगे नहीं, तो इसलिए हम चार्ज नहीं लिखेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड बना देंगे। इस स्टेप में आप देख रहे हो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, इसके साथ साथ एक H पॉजिटिव रिमूव हुआ, इसीलिए इस स्टेप का नाम हम क्या कहेंगे, ये वाला स्टेप यहां से लेके यहां तक, दैट इज डीप्रोटोनेशन स्टेप। तो ये हो गया आपका डीप्रोटोनेशन स्टेप। क्लियर? तीनों स्टेप को अगर आप पेपर में एक साथ करते हैं तो कभी कभी गलती होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपको एक साथ याद है तो एक साथ लिखो, लेकिन उसमें स्टेप्स को मेंशन करना भूले ना। अगर आपको यही काम थोड़ा 3 लाइन में करके दिखाना है तो पहले रिएक्शन यहां से लेके यहां तक लिखें, फिर दूसरी लाइन में इसको पकड़े, फिर इससे यहां तक लेके जाएं, फिर तीसरी लाइन में इसको पकड़े और इससे यहां लेके जाएं। 3 लाइन में ऐसे करना होगा। तीनों लाइन से ऊपर उनके स्टेप लिख देना। पहले वाले स्टेप का नाम प्रोटोनेशन स्टेप, दूसरे का डिहाइड्रेशन स्टेप, तीसरे का डीप्रोटोनेशन स्टेप। तब जाके अगर आप ये तीनों स्टेप को अच्छे से मेंशन करोगे और पेपर में अगर ये आएगा तो भैया जी आपके नंबर पूरे मिलेंगे, कोई भी यहाँ पे नंबर की कटौती नहीं होगी। कम से कम 3 नंबर का पूछा जाता है। हाँ, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस, अगर आपको दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है तो क्वेश्चंस कैसे चेंज हो सकता है। यहाँ पे मैंने 2 वाला कराया, पहले मैं तुम्हारे को समझा चुका हूँ, मैं 2 वाला करा रहा हूँ, पेपर में 3 वाला पूछेंगे। लेकिन आप ध्यान दें, जिस कार्बन से वो चिपका हुआ है और जिस कार्बन से डायरेक्टली वो कार्बन चिपका हुआ है, बीटा कार्बन, उसी पे ध्यान दो बस। इसके पीछे कितने कार्बन चिपके हो उन्हें छेड़ना नहीं है, जैसे आए वैसे ही साले वो रहने चाहिए। अगर उन्हें पीछे वाले को छेड़ा, नंबर कटेगा, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। समझ आ गया? तो इसे यहां तक करो, फिर आगे हम चलते हैं।